आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की तरफ से बनाई जाने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। जी हाँ, हमारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डीआरडीओ की तरफ से एक हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है। यानी कि काफी हद तक जो मिसाइल सिस्टम इस प्रोजेक्ट के तहत बनकर निकल कर आएगा वो चाइनीज एंटी कैरियर बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 की कैपेबिलिटी वाली मिसाइल सिस्टम होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आज से हम लोग वीडियो के अंत में एक नए सेगमेंट को ऐड करने वाले हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान पावर्ड नहीं होते हैं। शुरुआत में जब ये मिसाइल सिस्टम लिफ्ट करती है उसके थोड़ी देर बाद तक ही ये मिसाइल सिस्टम पावर्ड रहती है, जिसके बाद आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके एक्सो एटमॉस्फेयर में निकल जाती हैं और वहां से जब पृथ्वी के ऊपर वापस आती हैं तो ये मिसाइल सिस्टम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से हाइपरसोनिक स्पीड से आकर पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, जिसके बाद काइनेटिक एनर्जी और वॉरहेड में मौजूद एक्सप्लोजिव की मदद से ये अपने टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड से आकर पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, इस वजह से टर्मिनल फेज में ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा मनूवर नहीं कर सकती हैं। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की मदद से इस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है और डीआरडीओ की तरफ से ये जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही है उसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक किल व्हीकल को कैरी करेगा। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये किल व्हीकल एक रेडार कैरी करेगा, जिसके वजह से टर्मिनल फेज में ये मिसाइल सिस्टम शिप्स को ट्रैक करके उनको न्यूट्रलाइज कर सकेगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत की तरफ से ऑलरेडी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जा चुकी हैं जो MARV वॉरहेड से लैस होती हैं। ये मिसाइल सिस्टम री एंट्री करते समय मनूवर करती हैं। हालांकि इनकी मनूवर करने की क्षमता लिमिटेड होती है, लेकिन फिर भी इनकी इस मनूवर करने की क्षमता के कारण इनको इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से इनकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इनको मर्व के साथ में कंफ्यूज मत कीजिएगा। मर्व का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, और ये री एंट्री व्हीकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होने के कारण ये अलग अलग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिससे इनको इंटरसेप्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसी वजह से जब ये टारगेट के ऊपर आके गिरते हैं तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से ये जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही है ये टर्मिनल फेज में काफी हद तक मनूवर करने की क्षमता रखेगी और इसकी इस क्षमता को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए ये मिसाइल सिस्टम एक रेडार को कैरी करेगी। इस रेडार के माध्यम से शिप्स को डिटेक्ट करके उनके ऊपर ये किल व्हीकल मारा जा सकेगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल एंटी कैरियर रोल में यूज की जाएगी। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन उठते हैं, क्या बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग से एंटी शिपिंग रोल किए जा सकते हैं, और अगर ऐसा किया जा सकता है तो क्या इस तरीके की मिसाइल सिस्टम आ जाने के बाद में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो सिटिंग डक बन जाएंगे। पिछले कुछ सालों में बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी तेजी से इम्प्रूव हुई है और इसी इम्प्रूवमेंट के कारण आज की तारीख में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम की इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो अभी भी इंटरनेशनल एनालिस्ट इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। इसका पहला कारण है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्रूज मिसाइल्स की तुलना में आपके रेडार सिस्टम्स काफी पहले देख सकते हैं और इसी वजह से इन शिप्स के पास में इस तरीके के अटैक्स के अगेंस्ट काउंटर मेजर डिप्लॉय करने के लिए समय होता है और SM-3 जैसे इंटरसेप्टर्स इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेड कलर से बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को देख रहे हैं, वहीं पर ग्रीन कलर से एक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री दिखाई गई है। मान लीजिए पॉइंट B पर एक शिप है तो इस शिप के रेडार सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री पर आ रही मिसाइल सिस्टम को काफी पहले डिटेक्ट कर लेंगे और ऐसे में ये जो SM-3 जैसे सॉल्यूशंस हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। वहीं पर जो दूसरी परेशानी है वो है मूविंग शिप्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करना। इन मिसाइल सिस्टम्स को अपने रेडार का प्रयोग करते हुए इन शिप्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपके पास ये पूरी इंटेल होनी चाहिए कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप किस डायरेक्शन में आ रहा है और कितनी स्पीड से आ रहा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च के बाद में इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंचते पहुंचते कम से कम 15 मिनट के आसपास का समय लगेगा। और अगर ये शिप 27 नॉट्स की स्पीड से मूव कर रहा है तो ये शिप अपनी करंट लोकेशन से लगभग 12.5 किलोमीटर दूर होगा, यानी कि लगभग 12.5 किलोमीटर की रेडियस वाले सर्कल में इस शिप की प्रेजेंस
कहीं भी हो सकती है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिटेक्शन के बाद में ये शिप काफी तेजी से मनूवर भी कर सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज कही जा सकती है कि थियोरेटिकली एक मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करना इतना आसान नहीं है और इसी वजह से चाइनीज DF-21D के थ्रेट को लेकर आमतौर पर एनालिस्ट उसको डाउन प्ले करते रहते हैं। लेकिन चाइनीज अप्रोच की तुलना में DRDO की अप्रोच डिफरेंट है। DRDO की तरफ से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाई जा रही है। ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर माउंट की जाएगी। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल शुरुआती दौर में बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, लेकिन काफी पहले री एंटर करके ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेड कलर से क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को देख सकते हैं। ब्लू कलर से इंडिकेटेड एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री की तुलना में ये रेड कलर की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री ज्यादा फ्लैट है और इसी वजह से इस ट्रेजेक्ट्री पर आ रही मिसाइल सिस्टम को बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। वैसे इस न्यूज में 2 अपडेट हैं। पहला, DRDO की तरफ से ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया जा रहा है और दूसरा, क्योंकि DRDO की ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस होगी, इसका मतलब ये है कि DRDO की तरफ से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी डेवलप किया जा रहा है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HTNP इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाए जाने वाला HGV-202F हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल से डिफरेंट होगा और इसी वजह से ये न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। HTNP इंडस्ट्रीज इंडिया की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिनकी तरफ से क्लेम किया गया था कि वो आने वाले समय में हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल बनाएंगे। हालांकि इस डायरेक्शन में कितना काम हुआ है उसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर DRDO अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना रहा है तो आपके पास में प्लान B है और इसी वजह से ये अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से DRDO की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम की डिजाइन पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसके डिजाइन को रिफाइन करके इसके ऊपर फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत के पास ना ही केवल अपने खुद के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होंगे बल्कि एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ। आपको याद होगा 2 दिन पहले हम लोगों ने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीन पर दिया गया फोटोग्राफ किस फाइटर जेट का है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर उसी फोटोग्राफ को देख सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम करेक्ट गेस किया था, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इसको IAI लावी बताया गया था। ये फाइटर जेट जनरल डायनेमिक्स और कैल्सपेन की तरफ से बनाया गया एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था। इसका नाम था जनरल डायनेमिक्स NF-16D। इसको विस्टा नाम से भी जाना जाता था। विस्टा का मतलब है वेरिएबल स्टेबिलिटी इन फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट एयरक्राफ्ट। ये एक सुपर मनूवरेबल एयरक्राफ्ट था और इस एयरक्राफ्ट में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से इसकी मनूवर करने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया था, जैसे कि डायरेक्टेड वॉइस इनपुट, वर्चुअल HUD और एडवांस कॉकपिट। माना जाता है कि इस एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके बाद में F-35 लाइटनिंग 2 बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट 1992 में हुई थी और इसकी केवल एक ही यूनिट बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया सेगमेंट कैसा लगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।